मैंने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट में एनएलएम भी बोलते हैं। और कल हमने फोर्स के बारे में समझा था, इनर्शिया के बारे में समझा था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ा था। ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया होगा। देखिए, अगर फोर्स को देखा जाए दोबारा, अगर हम देखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपका रियल लॉ ऑफ मोशन है और ये F इक्वल टू ma से डिसाइड हुआ है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो कर देते हैं तो ये फर्स्ट लॉ बन जाता है। जीरो एक्सेलरेशन दो वजह से हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। यही आपका था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ आ गया, इसलिए इसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। थर्ड लॉ आपका एक्शन रिएक्शन पेयर था, उसकी कंडीशन क्या थी वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv बाई dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे f a की जगह डाल दूँ तो f इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? m dv बाई dt। ठीक है, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को देखो, ये है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम ठीक है, dp मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये हो जाएगा आपका m इंटू dv। तो इस फोर्स को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? F इज इक्वल टू dp बाई dt। यही आपका सेकेंड लॉ का आउटकम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वांटिटी आपको दिख रही है F इंटू डी टी। तो ये F इंटू डी टी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा, है ना? इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। This quantity is called as impulse. Impulse हिंदी में इसको शायद आवेग कहते हैं। तो इम्पल्स को J वेक्टर से डिनोट किया जाता है और ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डी टी। ठीक है, ये एक नई क्वांटिटी आ गई। ये इम्पल्स है, फोर्स इंटू डी टी। अब ये जो फोर्स होगा यहाँ पर, इम्पल्स के इक्वेशन में जो फोर्स दिख रही है, इसको हम कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स। दिस इज इम्पल्सिव फोर्स, इस इक्वेशन में आने की वजह से। अब आप इस इक्वेशन को देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। मतलब F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी टी। मतलब ये क्या हुआ आपका? इम्पल्स, और ये क्या निकला? चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। ये सब कहां से आया आपका? न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आया है। ठीक है, अब अगर यूनिट की बात की जाए तो इम्पल्स का यूनिट आ जाएगा, देखो यहाँ फोर्स इंटू टाइम है तो इसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन इंटू सेकेंड। लेकिन चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का यूनिट है या चेंज इन मोमेंटम का, और ये इम्पल्स का यूनिट है। डायमेंशनली बोथ आर सेम, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये है क्या चीज, इम्पल्स है क्या, वो समझते हैं। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, ठीक है? उस क्रिकेट के मैच में एक बैट्समैन होता है और एक बॉलर होता है। तो बॉलर जब बॉल करता है बैट्समैन को, तो वो कुछ डिस्टेंस से रन करता हुआ आएगा, है ना? वो डिस्टेंस फॉलो करता हुआ आ रहा है, रन, फिर बॉल को फेंका स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही बॉल को फेंकता है तो उसमें कुछ वो मोमेंटम चेंज कर देता है। मैं कल बताया था आपको, मास कंटेन इन अ मूविंग बॉडी इज मोमेंटम। तो जैसे जैसे मोमेंटम आ जाएगा तो वो बॉल आगे की तरफ जाएगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो अब वो बॉल में मोमेंटम आ गया, बॉलर ने उसे फेंक दिया। अब वो बॉल जा रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैट्समैन के पास। जैसे ही बैट्समैन के पास गया तो बैट्समैन क्या करता है, उसे हिट करता है। तो अब आप यहीं पे ध्यान दो, बॉलर ने जब बॉल को फेंका तो वहाँ इम्पल्स नहीं है, वहाँ सिर्फ चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, और वो बॉल की मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और चेंज होते होते वो फिर चला गया आपके पास बैट्समैन के पास। जैसे ही बैट्समैन ने टच किया, कांटेक्ट मिलाया बॉल को, तो क्या होगा, वो कांटेक्ट टाइम बहुत कम समय के लिए होता है। एक बैट्समैन का बैट और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट टाइम होगा वो काफ़ी कम टाइम के लिए होगा। तो उस टाइम में बॉल और बैट का कांटेक्ट काफ़ी कम टाइम के लिए हुआ, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। तो उसी टाइम में उस कोलिजन की वजह से एक फोर्स लगा, फोर्स इनटू टाइम, ये स्मॉल टाइम है। तो स्मॉल टाइम में एक ग्रेट फोर्स लग गई बॉल के ऊपर बैट्समैन के द्वारा। इसी चीज को हम लोग, इसी इवेंट में फोर्स लगा स्मॉल टाइम के लिए, तो ये स्मॉल टाइम का जो इवेंट आ रहा है यही इम्पल्स है। और उस इम्पल्स की वजह से जो फोर्स लगा, ऐसा फोर्स जो बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसमें मोमेंटम फर्दर चेंज हुआ, तो वही इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया। बात समझ में आया? तो इम्पल्सिव फोर्स आप कह सकते हो कि हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ, है ना, एक ग्राफ बना लिया इस तरह से, इधर फोर्स है और इधर टाइम है। मान लीजिए किसी टाइप का ये ग्राफ ऐसे आ गया, तो इस ग्राफ की जो एरिया आएगी ना इस टाइम एक्सिस के साथ, ये जो एरिया नजर आएगी, ये एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन मोमेंटम। मतलब एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो आपको मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब समझ में आ गया। डायमेंशन दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्व का मतलब होता है चेंज नहीं होना, कांस्टेंट रहना। तो अब आप ये देखिए कि फोर्स का इक्वेशन क्या था आपका, dp बाई dt, ये आपका चेंज इन मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, तो dp क्या हो जाएगा, इफ, अगर मैं ऐसे लिखूं कि इफ p इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड, देन dp जीरो हो जाएगा। dp मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो, मतलब मोमेंटम को आप कंजर्व करना चाह रहे हो या फिर ये कांस्टेंट हो, इसका क्या मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गई। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जीरो करेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो इफ p इज कांस्टेंट। अगर मैथमेटिकली टर्म समझे तो ये क्या है आपका d बाई डी टी मोमेंटम, है ना। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो। तो अब आप ये कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है ये सिस्टम पे लगता है, सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होगा। सिस्टम में दो से ज़्यादा बॉडी हो
तो लगेगा। एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगी। जब भी होगा तो ये सिस्टम के लिए ही कंजर्व होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम एक सिंगल बॉडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फाइन, ओके, इतनी बात समझ में आई। अभी और क्लियर होगा जब मैं इसको एक वन डायमेंशन में इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, ये तो इसका समरी था आपका कि मोमेंटम कंजर्व होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीज विल बी कंजर्व ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। फाइन, अब मान लीजिए कि मैंने एक दो बॉडी ले लिया, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। अब ये मान लेते हैं कि ये u2 स्पीड से चल रहा है और ये u1 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कोलिजन होगी कहीं पर, तो कोलिजन होने के लिए ज़रूरी क्या है आपका, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। अगर u1 u2 से बड़ा होगा तभी जाकर दोनों टकराएगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगी। अगर ये स्पीड ज़्यादा होगी तो ये तो हमेशा आगे निकलता चला जाएगा, कोलिजन नहीं होगा। तो ये पहला दूसरे से टकराए, टकराने का मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, है ना, तभी कोलिजन होगा। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मैंने एक कोलिजन का एग्जांपल लिया है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोलिजन हुई है, ठीक है, ये कोलिजन टाइम है, तो इसमें होगा क्या, पहला बॉडी इस पर एक फोर्स लगा देगा कांटेक्ट के टाइम। ये बहुत ही स्मॉल टाइम का इवेंट है। टकराने के बाद दोनों बॉडी अलग हो जाएगी। तो ये m1 जो है v1 स्पीड से चलने लगेगा और m2 जो है वो v2 स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब कोलिजन के पहले दो बॉडी हैं, एक m1 है और एक m2 है। m1 आपका u1 स्पीड से चल रहा है, m2 आपका u2 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कोलिजन हुआ किसी टाइम पर, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अलग हो गई, एक का स्पीड v1 हुआ, दूसरे का स्पीड v2 हो गया। अब आप ऐसे समझिए कि कोलिजन में हुआ क्या, पहले बॉडी ने दूसरे पे फोर्स लगाया, फोर्स बाय 1 ऑन 2। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेकेंड भी फर्स्ट पे एक फोर्स लगा देगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाय 2 बाय 1, है ना। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये कांटेक्ट में लग रहा है, तो कांटेक्ट में ये दोनों फोर्स का नेचर सेम है और दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। F12 सेकेंड बॉडी पे लग रहा है और F21 फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। तो यहाँ पर कोलिजन के दौरान न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होने का मतलब क्या हो गया, एक्शन इक्वल्स नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, ये आपने पढ़ा है, नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, यही है ना न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ यही है आपका। ये शॉर्ट टाइम के लिए लगा, ये कोलिजन इवेंट जो है बहुत कम समय के लिए, उसी में ये न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। ये क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स दोनों सेम होता है, एक ही नेचर का दोनों फोर्स है तब लगेगा, दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है तो ये दोनों लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि F12 इक्वल्स माइनस F21, ये हमने इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व की बात थी, तो लीनियर मोमेंटम ये दोनों बॉडी को कंबाइनली कंजर्व करेगा, है ना। अगर मैं सिंगल बॉडी की बात करूं कि एक पहली बॉडी है u1 स्पीड से चल रही है और कोलिजन के बाद m1 की स्पीड v1 हो गई, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम m1 u1, ये इसकी इनिशियल मोमेंटम हो गई। कोलिजन के बाद इसकी मोमेंटम क्या होगी, m1 v1। तो हर बॉडी, इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, दूसरे का भी देखूं, तो दूसरे का इनिशियल मोमेंटम है m2 u2
और कोलिजन के बाद इसकी मोमेंटम हो गई m2v2, है ना। तो दूसरे बॉडी का भी मोमेंटम में चेंज हुआ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इंडिविजुअल बॉडी पर नहीं लग रहा है। और इसके पहले मैथमेटिकली मैंने क्या समझाया था आपको कि ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व तभी होगी जब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक। तो इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम सिस्टम में आ जाते हैं, जब दोनों साथ में कहीं पर कोलाइड करें, यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ लग गया, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। अब इन दोनों का सम करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है ना। थर्ड लॉ ही कहते हैं ना, एक्शन इक्वल रिएक्शन। तो डायरेक्शन अलग है इसलिए यहाँ माइनस साइन आ रही है। तो जब ये उधर चला जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा आपका, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुआ तो मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। इतनी बात क्लियर है। इसको आप कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया मैंने क्या क्या बताया अभी? ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस F12 का इफेक्ट क्या पड़ेगा, फोर्स होता क्या है। एक तो देखो यहाँ पे लगा थर्ड लॉ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट देखूं, मतलब F12 के बारे में सोचूं कि ये क्या कर रहा है, तो F12 इज इफेक्टिव ऑन सेकेंड बॉडी, है ना। F12 ये किस पे लग रहा है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो F12 इज इफेक्टिव ऑन सेकेंड बॉडी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ आपको कहता क्या है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, यही कहता है ना। तो ये एक्सटर्नल फोर्स सेकेंड पे लगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देगा। तो F12 कैन चेंज मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। तो चेंज क्या हो जाएगा इसका, dp/dt लिखेंगे फॉर सेकेंड बॉडी, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2u2, है ना। सेकेंड बॉडी का मैंने बताया था, ये m2u2 इनिशियल मोमेंटम है, m2v2 फाइनल मोमेंटम। और ये टाइम आपको कुछ लगा है, वो मान लो टाइम है डेल्टा टी, ठीक है। ये F12 की वैल्यू आ गई, सही है। अब हम देखते हैं कि F21 ये वाला फोर्स, इसका काम हो गया। ये किसकी मोमेंटम चेंज करेगा, ये फोर्स सेकेंड लगा रहा है फर्स्ट पे। तो F21 कैन चेंज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, F21 means force by 2 on 1 means it is changing momentum of फर्स्ट बॉडी, है ना। तब पहले का फाइनल चेंज मोमेंटम चेंज हुआ, तो मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा पहले का m1v1 माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया m1u1, और टाइम तो वही है डेल्टा टी, क्वेश्चन 3, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा, जहां एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों वैल्यू अब हम वहां रखते हैं, क्या आएगा, तो ये वैल्यू क्या थी आपकी, F12 m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू F21 क्या आ गया आपका, m1v1 माइनस m1u1 बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या है आपका माइनस साइन है, ठीक है। ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा, m2v2 माइनस m2u1
इज इक्वल टू माइनस M1V1 प्लस M1U1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वाले सारे एक तरफ कर दो। जैसे यहाँ U1 है, ये U1 है, ये M2U2 होगा ना, दिस इज M2U2। तो ये U1 U2 एक तरफ करते हैं, V1 V2 एक तरफ करते हैं। क्या आएगा, M1 V1 माइनस है, इधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, इधर है आपका M1 U1 प्लस ये इधर आकर क्या हो जाएगा, M2 U2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये क्या है, M1 U1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, M2 U2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। दोनों का सम क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी। तो ये हो गया आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये पहले का फाइनल, ये दूसरे का फाइनल, तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज 1 and 2। इसको हम PF लिख सकते हैं और इसको हम PI लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला, हम ये लिखेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये इधर आएगा तो चेंज क्या हो जाएगा आपका, जीरो, मतलब कांस्टेंट है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो, है ना। देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, term is conserved for a system, conserved for a system if external force is 0। ये कंडीशन है, if external force is 0। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, तो उसमें से एक एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही डिपेंड है। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई राइफल है ना, ये राइफल है, ये इसकी बैरल हो गई, यहाँ पर ट्रिगर होता है, और राइफल है ना, मुझे इतनी आइडिया नहीं है, मैंने कभी देखा, टच नहीं किया, देखा है सर, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग के घर में होगा तो फायर भी किया होगा, है ना, कुछ एनसीसी में होंगे वो फायर किए होंगे, या कुछ शिकारी होंगे आप लोगों में से। तो देखिए, ये इसमें बुलेट की चेन होती है, ये गन है, ये बुलेट है, मान लीजिए, है ना, ये बुलेट है, ये स्प्रिंग सिस्टम से यहाँ कनेक्टेड होता है। तो
जब ये ट्रिगर करेगी ना तो स्प्रिंग इसको पुश करेगा कांटेक्ट में, रिजल्ट क्या होगा, फायर होगा। तो जैसे बुलेट बाहर निकलेगी, बुलेट बाहर निकला मतलब इसका मोमेंटम चेंज होगा, और इसके मोमेंटम चेंज होने से बुलेट इस तरफ जा रही है और गन पीछे जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं जैसे ही बुलेट निकलती है राइफल से तो गन पीछे आता है या राइफल पीछे आता है। तो इसी को पीछे आने को हम जर्क बोलो या फिर रिकॉइल बोलो। तो जो पुलिस मैन होते हैं या फिर जो आर्मी मैन है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर राइफल देना और उसमें राइफल में स्टैंड नहीं है, बड़ी राइफल है, तो कंधे को और राइफल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे टच करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी गैप रहेगा और फायर किया तो जब ये पीछे जाएगा ना तो आपके सोल्जर को तोड़ सकता है, इतना ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में, और इससे आपका टारगेट भी मिसप्लेस हो सकता है। तो अगर आपको फायर करना है तो ट्रेनिंग दी जाती है कि गन या राइफल का जो बैक है वो सोल्जर के साथ सटा रहे, चिपका रहे। तो इससे क्या होगा, इस पर वाइब्रेशन कम होगी, बैक जाएगा तो आपका सोल्जर भी कांटेक्ट में एक साथ पीछे जाएगा, तो सोल्जर और राइफल एक कांटेक्ट बन जाएगा। अगर ये सोल्जर गन पीछे गया तो सोल्जर भी पीछे चला जाएगा और टारगेट आपका मिस नहीं होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी गैप रह गया ना तो इस पर चोट लग सकती है, आपका सोल्जर टूट सकता है। ठीक है, ये आपके हाथ डैमेज हो सकते हैं, अगर आप ऐसे खड़ा करके मार रहे हो, बड़ा राइफल है तो डैमेज हो सकता है, जर्क लगेगा आपको। तो कहने का मतलब बुलेट फायर होगी, आगे जाएगी तो राइफल या गन रिकॉइल करेगा। इसी रिकॉइल स्पीड को मान लो मैं v लिख रहा हूँ, ये मुझे बताना है कि ये v क्या आपका रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, है ना। फिजिक्स में जितना पढ़ाना है वही पढ़ा रहे हैं, अब इसमें और क्या क्या होता है वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। बुलेट है, बुलेट की स्पीड आगे जा रही है, इसको मान लो मैंने स्मॉल v से लिख दिया, स्मॉल v इज स्पीड ऑफ बुलेट। ठीक है, मोमेंटम में क्या होता है, आपका मास होता है। तो मान लो मैं बुलेट के मास को लिख दूं mv या स्मॉल m, स्मॉल m इज मास ऑफ बुलेट। ठीक है, और गन का मास मैं कैपिटल M लिख देता हूं, कैपिटल M इज मास ऑफ गन। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब ये बुलेट यहां से फायर हुआ था, आपके ट्रिगर करने से फायर हुआ, तो आपने तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लगाया, सिर्फ ऐसे पुश किया था, पुल किया था उसे, आपने इस चीज को पुल किया। लेकिन जब ये जो स्प्रिंग सिस्टम से यहां कनेक्टेड है, इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही ना, ये तो सिस्टम इस पे फोर्स लगा रहा है। तो मतलब ड्यूरिंग फायरिंग एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ड्यूरिंग फायर एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट। ठीक है, या अभी इस मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है या कंजर्व्ड, इसका मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। तो अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो कर दिया आपने, क्यों, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। इसका यही मतलब है, ये पढ़ा था आपने। है ना, मैं क्या बता रहा था आपको कि फायरिंग के दौरान एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, मतलब उस पूरे सिस्टम जो गन और बुलेट है उसके सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है या फिर कंजर्व्ड है। ठीक, इसका मतलब सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, और सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मतलब हो गया
कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0, वो डिफरेंस आपका 0 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल दें, है ना, दोनों वैल्यू डालो, तो क्या आएगा आपका मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये क्या हो जाएगा एम वी फाइनली तो बुलेट वी स्पीड से चला, प्लस मोमेंटम ऑफ गन मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियली दोनों रेस पर ही था, तो दोनों का वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, तो एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0, ये निकालना है मुझे, तो एम वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम वी। तो रिकॉइल स्पीड क्या निकल के आया, एम वी बाई कैपिटल एम माइनस एम वी बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अगर आप देखो कि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन बना लो और फिर उस इक्वेशन को कंजर्व करो। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, और इस तरह से इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको अपना अप्लाई करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह लगेगा पूरे फिजिक्स में, जहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा वहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो भी पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर लीनियर मोशन हो रही है तो। ठीक है, फिर आइए अब हम आगे चलते हैं। तो इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं, एनसीईआरटी में रॉकेट का भी होगा, है ना, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, वो देखते हैं। थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या होता है? थ्रस्ट ऑन रॉकेट, देखिए अगर रॉकेट की बात की जाए तो जैसे ये रॉकेट है आपका, है ना, ये लॉन्च पैड पे रखा है, ठीक, इसको लॉन्च कराना है तो क्या करेंगे, इसका फ्यूल बर्न होगा, तो जैसे फ्यूल बर्न होगा तो इससे गैस निकलने लगेगी नीचे, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर हम पूरे रॉकेट का मास देखें तो मास ऑफ ये जो पूरा सिस्टम है इसमें क्या क्या है आपका, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, मतलब मास ऑफ सिर्फ रॉकेट जो मशीन है आपका, प्लस मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये पूरा आपका रॉकेट का जब आप मास कहेंगे ना, तो इस रॉकेट का मास में एक्चुअली सिस्टम हो गया जिसमें फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रही है और उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। मान लो आपने फायर करने से पहले इसमें फ्यूल रखा है, कोई लाखों गैलन लीटर पेट्रोल है, तो उसके साथ रॉकेट का मास आ रहा है जो ऊपर जाएगा। जैसे आप इसको फायर दे दोगे, इग्निशन स्टार्ट होगा, तो इससे गैसेस फ्यूल बर्न होगी और गैस एस्केप करेगा। तो फ्यूल बर्न होने का मतलब क्या हो रहा है, फ्यूल का मास कम हो रहा है, तो फ्यूल का मास कम होगा तो सिस्टम का मास कम होने लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? है ना। तो क्या कहा मैंने अभी आपको,
अब ये फ्यूल जो आपका कम होने लगा तो उसका रेट क्या होगा? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ये हम क्या लिखेंगे? dm/dt, मतलब मास का कंजम्पशन, फ्यूल का मास का कंजम्पशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर मैं इसमें माइनस साइन लगा दूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? फ्यूल का लॉस हो रहा है, मतलब इतना मास लॉस हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फाइन। तो अब आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल आ गया आपका माइनस, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फ्यूल बर्न हो रहा है। अब मान लीजिए रॉकेट, देखो जितना फ्यूल नीचे आएगा तो वो ग्राउंड को पुश करेगा, है ना। ये सारा फ्यूल आता है नीचे, बहुत जो स्मोक है, गैस निकल रही है, एस्केप गैस, ठीक है। तो ये एस्केप गैस का रेट भी है, इसको हम एस्केप गैस के निकलने का रेट भी कह सकते हैं, -dm/dt। तो ये गैस क्या करता है? इसको एक रिलेटिव वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जिससे रॉकेट ऊपर जाने लगेगा। तो एक्शन और रिएक्शन प्रोवाइड होगा यहाँ भी। तो गैस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड भी गैस के ऊपर पुश करेगा, जिसके वजह से ये रॉकेट ऊपर थ्रस्ट मिलता है और ये जाने लग जाता है। तो मान लो इसकी स्पीड है u, u इज़ रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू ग्राउंड। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि u क्या है आपका? स्पीड ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। तो थ्रस्ट आपका क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। थ्रस्ट मतलब होता है नॉर्मल फोर्स। तो इसको थ्रस्ट क्या मिला? नॉर्मल अपवर्ड फोर्स मीन्स थ्रस्ट, है ना। और ये थ्रस्ट फिर क्या हो जाएगा? फोर्स ही है ना ये। तो फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, u इंटू dm/dt। देखो ये थ्रस्ट हो गया, मास इंटू वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम हो गया, डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो ये फोर्स ही है। तो रॉकेट पे थ्रस्ट कितना लग रहा है आपका? -u इंटू dm/dt। समझ में? और इसको मोर प्रिसाइसली आप ऐसे लिख सकते हो, u इंटू -dm/dt। ये आपका थ्रस्ट हो गया और फोर्स ऑन रॉकेट। तो रॉकेट पे इंपल्स क्या हो जाएगा आपका? -dm इंटू यू, ये इंपल्स हो जाएगी। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, मैंने बताया आपको, नोट करना है आपको इसको। चलिए अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन का, जिससे हमें न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, वो न्यूमेरिकल में है क्या? जैसे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब FBD, ये बनाना सीखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, मतलब फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है या इंडिविजुअली बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, जैसे मान लीजिए ये टेबल है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स इसको हम समझ सकते हैं। ये टेबल है, टेबल सरफेस है या ग्राउंड मान लो इसको। तो ग्राउंड पे एक बुक रखी हुई है या कोई बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का मास है m, है ना। आप कह सकते हो अ बॉडी इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, अ बॉडी इज केप्ट ऑन ग्राउंड। ठीक, अब मुझे ये सिर्फ रखा हुआ है, मोशन में नहीं है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट को आइडेंटिफाई करते हैं। और वेट कहाँ लगता है आपका, बॉडी के सेंटर से। तो ये बॉडी का सेंटर है ये, तो अर्थ जो है या ग्राउंड जो है इस बॉडी को इसके सेंटर से ऐसे पुल करेगी, ये डायरेक्शन हो गया वेट का। ठीक है, अब ये बॉडी जो है इस पुल की वजह से इस सरफेस को प्रेस कर रही है, ऐसे, है ना, जैसे हम अपने हाथों को प्रेस करें इस तरह से प्रेस कर रही है। तो ये कांटेक्ट हो गया। तो कांटेक्ट में एक्शन और रिएक्शन बराबर होगा। तो जैसे ये बॉडी इसको ऐसे प्रेस कर रही है तो ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, है ना। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ कांटेक्ट पे एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा आपका, यूँ ऐसे पेयर में आएगा। कांटेक्ट फोर्स जो है हमेशा पेयर में लगती है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चूंकि नॉर्मली लग रहा है इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो एन इज नॉर्मल रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, या आप कह सकते हो कि ये जो है कंपोनेंट है कांटेक्ट फोर्स का, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जो हमेशा पेयर में आएगा। ठीक है, और इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम में अगर बनाऊं अब इसका, तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं इस बॉडी को सेपरेट कर दूंगा ग्राउंड से, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा। अब ये हो गया मास m। देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बन रहा है, वहाँ नहीं बन रहा था। वहाँ तो मैंने आइडेंटिफाई किया फोर्स क्या है, और उसको और एक्यूरेटली समझने के लिए हम FBD बनाते हैं। FBD में क्या होगा, हम मास को m लिख दिया, ये मास जो है आपका यहाँ पर आ गया। अब इस पर एक फोर्स नीचे लग रही है mg, ये आपका आ गया mg, और इस पे एक फोर्स लग रहा है ग्राउंड के द्वारा n, ये n ऊपर चला गया, है ना। यही दो फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। तो ऐसे जो मैंने ये बनाया है ये आपका हो गया FBD। अब इस FBD से हमें क्या पता चल रहा है, m पे कितने फोर्स लग रहे थे जब बॉडी आपकी रेस्ट पर थी। अब ये दोनों फोर्स अगर मैं रेफरेंस फ्रेम बना दूं आपका ऐसे, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो आप देखो ये दोनों फोर्स y एक्सिस में लग रही है और बॉडी रेस्ट पर ही है, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया आपका 0। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0। क्योंकि ये ऐसा क्यों लिखा, बॉडी इज एट रेस्ट और जो फोर्स है वो y एक्सिस पे लग रहा है। अब आप ये देखिए y एक्सिस में लगने वाले कितने फोर्स हैं, एक n है, तो फोर्स हमेशा ऐड होती है। तो ये प्लस n हो गया क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है, फिर प्लस ये mg, ये नीचे लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस mg इज इक्वल टू 0। मतलब अब आप इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आया mg, ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, और ये कैसे निकला, बॉडी हमारी रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बात समझ में आया। तो FBD इस तरह से बनाई जाती है।
ये m मास m का एफ है। अगर मैं ग्राउंड का एफ बनाऊँ तो ये ग्राउंड हो गया, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जो बॉडी ने लगाया, ये बॉडी ने इस पे लगाया। समझ में आया? तो ओवरऑल अब आप ये देखो कि इस डायग्राम को मोर एक्यूरेटली बना के देखते हैं, तो आप इस पे सिर्फ मास फोर्स देखना चाह रहे हैं मास पे, तो सेंटर से mg लगेगा नीचे और यहाँ से कांटेक्ट फोर्स ऐसे जाएगा ऊपर m। समझ में आया? ये बेसिक था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आपको सीखना होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी केस में ये बॉडी अगर ऊपर चली जाती है, मतलब किसी वजह से ये बॉडी जो है ना लिफ्ट हो गई, तो जैसे लिफ्ट होगा, ये ग्राउंड है, बॉडी यहाँ चली गई, तो लिफ्ट होने के केस में क्या होता है, इफ बॉडी लिफ्टेड, तो कांटेक्ट तो रहा नहीं ना, मतलब कांटेक्ट फोर्स भी चला गया, मतलब जैसे ही बॉडी लिफ्ट हुआ नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल फोर्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, ये सिर्फ कांटेक्ट में ही काम करता है। बॉडी ऊपर गया, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक इंक्लाइन प्लेन, उसमें क्या होगा। जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये और ये ग्राउंड है, ये हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन, इसका नाम हो गया इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, यहां पर एक बॉडी रखी हुई है यूं, कंडीशन क्या है, बॉडी रेस्ट पर है ना, अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन, अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन। इस बॉडी का मास मान लो है, ठीक, और जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी एंगल है आपकी थीटा। इंक्लाइन प्लेन भी एक मशीन ही हो गया ना, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये सब, मशीन, लीवर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले इस जगह देखना होगा कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वेट, उसके बाद नॉर्मल फोर्स। तो इसका वेट जो लगेगा mg, तो उसको कौन पुल करेगा, mg कौन लगाता है, ग्राउंड। तो ग्राउंड जब इसको पुल करेगा तो नॉर्मली पुल करेगा, मतलब वेट की जो डायरेक्शन होगी ना mg, ये जो mg है ये ग्राउंड पे परपेंडिकुलर आएगा, तो ऐसे देखो है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन हो गया वेट का। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इंक्लाइन प्लेन पे वेट की डायरेक्शन जो होगी इस तरह से होगी कि वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर हो, है ना, ये वेट हो गया, ये ग्राउंड। क्लियर है? तो ये डायग्राम बना था। दूसरा मैंने बोला क्या, कांटेक्ट फोर्स देखते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स, जैसे ब्लॉक जो है इस प्लेन को ऐसे प्रेस कर रहा है, तो ये पेयर में आएगा, तो यहाँ से कांटेक्ट फोर्स लगेगी, इस पॉइंट से, कांटेक्ट वाले से। ठीक है, तो ये एक फोर्स ऊपर लगेगा, नॉर्मल फोर्स पेयर में लगती है, तो जितना ऊपर लगा उतना ही ऐसे नीचे भी आएगा, ये भी नॉर्मल फोर्स हो गया। बस समझ में, कांटेक्ट फोर्स हमेशा पेयर में आएगा, वेट पेयर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये mg, ये नॉर्मल फोर्स लगा यहाँ पे पेयर में ऐसे,
ठीक है। तो एक यहाँ से ऐसे गया ऊपर, इस लाइन का हम मिटा दो समझने के लिए, ये है ना, यहाँ से ही एक ऊपर गया ऐसे और एक नीचे आया है, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। तो अब मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे एक एक्स और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस हम देखते हैं कि अगर ये चलेगा तो नीचे की तरफ चलेगा, अभी तो रेस्ट पर है, तो मतलब इस डायरेक्शन को हम एक्स बना देंगे, है ना। ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी एक्स और ये वाला क्या हो जाएगा आपका वाई। ये फ्रेम बना दिया मैंने, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? ठीक है। अब पर्पस क्या है ना, ये एक्स वाई करने का मतलब हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें फोर्स की इक्वेशन या तो बैलेंस करनी होती है या एक्सेलरेट करना होता है। मतलब जब हम एफ की बात करते हैं ना फोर्स, तो इसका हमें कंपोनेंट देखना पड़ता है, एक्स में क्या है, वाई में क्या है और जेड में क्या है, इस तरह से, ठीक है। तो सारा फोर्स अलग अलग बढ़ जाएगा, एक्स का अलग एनालाइज होगा, वाई का अलग एनालाइज होगा, जेड का अलग एनालाइज होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो इस यहाँ जो मुझे फोर्स दिख रहा है आपको, है ना, ब्लॉक पे, तो वाई एक्सिस पे तो एक एम है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ एम फ्री बॉडी डायग्राम में मास, तो है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, ऐसे लिख देंगे एक्स और ये लिख देंगे वाई एक्सिस, ये ब्लॉक हमारे यहाँ पॉइंट आ गया। अब आप देख रहे हो कि इस पर कौन कौन फिट हो रहा है, ये नॉर्मल यहाँ ऐसे जा रहा है, ये इस पर तो ऐसे फिट हो रहा है ना, ये नॉर्मल फोर्स है ये वाला एम का, ठीक। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इस प्लेन पे लग रहा है, बॉडी पे नहीं लग रहा है। तो अगर हम बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वैसे बन रही है, तो इसमें दूसरा वाला एन नहीं लेंगे। अब ये जो एम जी है वो ऐसे लग रही है ग्राउंड पे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर ये आपका x है और ये y है ना, ऐसे ये y जा रहा है ऐसे, तो mg ना तो x पे आया ना y पे आया, mg ये जो फोर्स है ना तो x पे आ रहा है ना ही y पे आ रहा है, तो हमें इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अब देखो, जैसे ये थीटा हो गया तो mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg इधर थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ कितना आ जाएगा mg sin थीटा, है ना। तो अब देखिए, अब मैं इस mg को छोड़ दूंगा, मैं इसके कंपोनेंट पे ध्यान दूंगा, mg sin थीटा एक्स एक्सिस के अलावा नीचे लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगा mg sin थीटा, और इधर एक फोर्स लगा आपका mg cos थीटा, और इसको देखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हमारा ये लगा और इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये FBD बना का किसका, ये मास का जो इंक्लाइन प्लेन पर है ना, ये चीज़ ऐसे, ये FBD बन गया। अब ये FBD बना तब हम यहाँ से देखो, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट का होने का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस इज 0, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0, है ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, तो यहाँ x में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, y पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अब देखो कि यहाँ पे x पे लगने वाले फोर्स कितने, एक ही है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y एक्सिस में दो फोर्सेस हैं, एक n है और एक mg cos थीटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये एक इक्वेशन आ गया। ये क्या शो कर रहा है, y एक्सिस में भी कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब ये बॉडी जो है इस प्लेन पर यहीं पे रुकी हुई है,
ना तो ऊपर जा रही है ना ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, समझ में आया फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे जैसे हम और फोर्स सीखेंगे, नेचर सीखेंगे, हमें सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब हम एक पुल्ली सिस्टम समझते हैं कि पुल्ली सिस्टम क्या होता है। है ना, देखो जिसे हम कहते हैं एटवुड मशीन। इसमें क्या होता है, एक फिक्स सपोर्ट हुआ और ये आपका पुल्ली है। इस पुल्ली पे एक स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है। ठीक है, इधर मास मान लो m1 है और इधर मास m2 है। इसको मैंने रिलीज नहीं किया, मतलब मोशन में नहीं रखा, मतलब दोनों अभी एक लेवल पे है। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है मास को जो यहाँ से ऐसे जा रही है, ये पूरा ये स्ट्रिंग हम कहते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो जाता है कि इस स्ट्रिंग पे जैसे कोई मास हैंग हुआ, तो हैवी मास हो या लाइट मास हो, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगी। इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा, ना तो स्ट्रेच होगा ना सिकुड़ेगा। तो इस तरह की स्ट्रिंग ली जाती है मशीन में। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हो गया। फिर आपको ये बोला जाता है कि स्ट्रिंग इज लाइट। स्ट्रिंग इज लाइट। लाइट, जैसे स्ट्रिंग इज लाइट बोल दी गई, इसका मतलब हो गया कि इसका मास नहीं है। स्ट्रिंग में कोई भी मास नहीं है। मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0। मास ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल कह लो, मतलब इतना ये ऐसा मास है कि उसे काउंट नहीं हो सकती, वो नेग्लिजिबल हो गया। तो ये सब क्वेश्चन दी होती है कंडीशन में कि वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग लाइट है। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, अगर मान लीजिए इसमें मास नहीं है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो, मास नहीं होने से इसमें जो फोर्स आएगी ना, इसकी वजह से इसमें टेंशन आ जाएगा। टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है, तो वो टेंशन इस पॉइंट से लेके पूरा ऐसे यहाँ तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इसमें मास नहीं है। फोर्स तभी चेंज होती है ना जब बॉडी में मास होगा। अगर मास नहीं है तो फोर्स चेंज नहीं होगा, इसलिए स्ट्रिंग को लाइट ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। जैसे मैंने बोला यहाँ से अगर यहाँ जाएं तो टेंशन या फोर्स चेंज नहीं होगा, यहाँ से यहाँ जाए तब भी टेंशन या फोर्स चेंज नहीं होगा। लेकिन पुल्ली, ये जो पुल्ली है आपका मशीन में, इसको भी लाइट लिया जाएगा। पुल्ली इज ऑल्सो लाइट। है ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि इसका भी हम समझने के लिए, इंजीनियरिंग समझने के लिए हम पुल्ली को भी लाइट ले लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि फिर उससे होगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का फोर्स चेंज नहीं होगा। अगर पुल्ली में मास आएगा तो दोनों तरफ फोर्स चेंज हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है?
तो बिगिनिंग में जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं उस टाइम ये सारी कंडीशन ली जाती है। इस एटवुड मशीन में एक स्ट्रिंग होता है और एक पुल्ली होता है। तो पुल्ली हो गया मासलेस और लाइट, स्ट्रिंग भी आपका मासलेस और लाइट हो गया, और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पुल्ली लाइट है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड लाइट, मतलब समझ में आ गया। इसमें मास नेग्लिजिबल है, मास नेग्लेक्ट कर देंगे जिससे हमारा फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक, हमें पर्पस था यहाँ पर फोर्स बताने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाएगी। अब जैसे ही मास रिलीज होगा तो हो सकता है कि मान लो m2 जो है ग्रेटर देन है m1, ये बड़ा है, ये हैवी है, m1 से हैवी है, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। मतलब स्ट्रिंग तो वही रहेगी लंबाई, लेकिन अब ये ऐसे दिखेगा, है ना, m2 नीचे आ जाएगा। ये नीचे आने लगेगा, जैसे से ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। ये मशीन हो गई आपकी, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये रेस्ट पे तो है नहीं, ये किस में है, अब मोशन में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो m2 पे एक वेट लगेगा नीचे m2g, तो इसके खींचने की वजह से इसमें एक टेंशन आएगा T। ये टेंशन आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया, स्ट्रिंग पे लगा। ये टेंशन जो है हमेशा पेयर में आएगा, मतलब पहला इस बॉडी से बाहर टेंशन लग रहा है, टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर लगेगा और पेयर में होगा। तो स्ट्रिंग पे ही टेंशन आई, तो स्ट्रिंग में ऐसे पेयर में टेंशन आएगा, ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये जो टेंशन है इस बॉडी का है। मतलब अगर मैं m2 का डायग्राम अलग बना दूं, जैसे ये m2 का बनाऊं, है ना, तो इस पर एक फोर्स लगा नीचे m2g, और इसकी टेंशन किधर हो गई, ऊपर। ठीक है, अब ये जो टेंशन यहाँ पेयर में लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आने वाला पेयर किस पे लग रहा है, इस पुल्ली पे। बात समझ में आया। तो अगर मैं पुल्ली का बनाऊं, देखो पुल्ली, तो ये टेंशन इधर से आया, ये वाला टेंशन ये है। इस स्ट्रिंग की बात करें तो टेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज नहीं होगा। रीजन आपको बता दिया है, स्ट्रिंग लाइट है, पुल्ली लाइट है। इसका फोर्स लगा नीचे m1g, तो m1 है ना, ये m2 का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, m1g नीचे, और ये टेंशन यहाँ से यहाँ तक चेंज नहीं हुआ, तो ये भी पेयर में लगेगा ऐसे। तो इस बॉडी पे लगने वाला टेंशन कौन होगा, इस बॉडी से बाहर ऊपर की तरफ, ये आपका है T। ठीक है, ये आपका हो गया m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया आपका m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब पुल्ली का देखो, पुल्ली में इधर से भी स्ट्रिंग है, इधर से भी स्ट्रिंग है, ये टेंशन पेयर में है, तो ये वाला फोर्स इधर ऐसे लगा, ये वाला फोर्स इधर ऐसे फोर्स लगा, तो इस पुल्ली पे ऐसे फोर्स लग रही है नीचे, है ना। तो अब 2T और T, 2T हो गया। तो अगर मैं पुल्ली को ऐसे बना दूं, अलग से पुल्ली है ये, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा 2T। बात समझ में आया। ये पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बनेगा, मैथमेटिकल फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, फिर से देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। तो सबसे पहले m1 के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं तो अब क्या दिख रहा है मुझे m1 में, m1g नीचे और टेंशन ऊपर। अब चूंकि ये हैवी मास है तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम, ये है ना।
तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये ऊपर जा रहा है ना ये एक्सेलरेशन से, तो हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a नेट फोर्स। ये किस, यहाँ पे एक T ऊपर लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है इस बॉडी पर, जिससे ऊपर जा रही है, तो नेट फोर्स हो गया अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से m2 के लिए अगर हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो क्या लग रहा है आपका, एक फोर्स नीचे m2g और टेंशन ऊपर, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये नीचे जा रहा है, तो m2g जो नीचे जा रहा है माइनस टी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स m2a, है ना। ये दो इक्वेशन बना। अब आप ये देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक है T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a और दूसरा है आपका m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, है ना। तो ए एक्सेलरेशन क्या निकला आपका, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब अगर मुझे टेंशन निकालना है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन है। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक में डाल दो तो हमें टेंशन निकल जाएगा, किसी में भी, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। तो मान लो मैं पहले में डाल देता हूँ, ठीक, तो स्ट्रिंग इन टेंशन क्या आ जाएगा, T माइनस m1g इजिकल टू m1a। अब इस a की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब T क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस m1g इधर आकर प्लस हो गया, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसे आया, ये प्लस यहाँ पर है। तो अगर मैं T यहाँ से m1g कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, 1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, इधर जाएगा एलसीएम आएगा, m1 प्लस m2 माइनस m1, मतलब m1 कैंसिल होगा, तो फिर क्या बच जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये क्या निकला आपका, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये निकल गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। कैसे निकाला समझ में आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। तो ये एटवुड मशीन में हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, फिर स्ट्रिंग का टेंशन निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए पुल्ली पे फोर्स निकालना था, है ना, तो पुल्ली का फोर्स कैसे निकलेगा आपको, पुल्ली ये था ना, पुल्ली ये है, तो पुल्ली पे तो स्ट्रिंग इस तरह से आ रही है, इधर से भी टेंशन T है, इधर से भी टेंशन T है, तो पुल्ली पे नेट फोर्स क्या लग रहा है आपका, 2T डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑन पुल्ली हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन पुल्ली इज इक्वल टू 2T। तो T आपने निकाल रखा है यहाँ पे 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा 4m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक है। जिससे आपका
निकल गया। तो आज आपने कुछ FBT सीखे, उस अप्लाई करना सीखा, क्या करना है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल बनेगा ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तब तक आप अपने रिवीजन कीजिए, बुक्स जो हैं उससे पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू।